हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज इकोनॉमिक्स का पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। मॉक टेस्ट पेपर जो है हमारे, ये है वो मॉक टेस्ट पेपर जो कि सीए फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज जो है नवंबर की, वो दी गई आईसीआई के लिए, आईसीआई के द्वारा। तो आज इसका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूं। ये पेपर नंबर 4 है और ध्यान रखिए कि ये पेपर जो है आपका, ये 2 घंटे का होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों का पीछे सवाल था कि सर ये पेपर कितने टाइम का होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पेपर नंबर 1 यानी जो अकाउंटिंग है, और पेपर नंबर 2 यानी बिजनेस लॉ और बीसीआर, ये दोनों जो हैं सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ होने वाले हैं सब्जेक्टिव, यानी इसमें एमसीक्यूज नहीं आने वाले। तो इसीलिए इसका जो टाइम है वो 3 घंटे का रखा जाता है, 3 आवर्स का। लेकिन अगर हम बात करें इसकी बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज और मैथमेटिक्स की, राइट, यानी पेपर नंबर 3 की बात करें और पेपर नंबर 4 की जो ये है, तो ये मैथ्स, स्टैट्स और एलआर, उसी तरह से इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों पेपर जो हैं ये 2 घंटे के होने वाले हैं। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं उस चीज को यहां पर क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा, राइट, इसीलिए इसमें कम समय दिया गया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, टाइमिंग आपको याद रखनी है, टाइमिंग आपको समझनी है। दूसरी बात, सब्जेक्टिव पेपर में आपको मिलेगा 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय, यानी पेपर की टाइमिंग है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, करेक्ट। 2 से 5 पेपर की टाइमिंग है इनके लिए, लेकिन आपको यहां पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है। इसका मतलब आपका पेपर 2 बजे ना होकर के 1:45 पर शुरू होगा, जिसमें कि आप पढ़ेंगे। पेपर को, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आपको, ये रीडिंग टाइम है 2 बजे तक का। ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? ये भी आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस पेपर नंबर 1 और 2 में। यहां पर आपको वो 15 मिनट जो हैं वो नहीं मिलने वाले, प्लीज अंडरस्टैंड। ये 15 मिनट यहां पर नहीं मिलेंगे और ये पेपर 2 से 4 हो जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, राइट। तो एक बार अपना जो एडमिट कार्ड है वो सब चीजें अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्या क्या चीजें हैं उसमें अच्छी तरह से पढ़कर ही जाइएगा। तो ये 2 घंटे का पेपर है। और आइए अब जरा जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। तो पहला लिखा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द स्टडी ऑफ economics ensures that all problems will be appropriately tackled। ऐसा नहीं हो सकता भाई, इकोनॉमिक्स हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉपरली कर पाए उसकी स्टडी तो नहीं है, लेकिन बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर बार कर पाओ। फिर लिखा है, द स्टेटमेंट, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर, so sorry, the study of economics cannot sure all the problems will be appropriately tackled। no, यहां से बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है जी। it is not possible कि वो इंश्योर कर दे, तो ये आंसर है। फिर भी एक बार मैं नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ लेता हूं, क्या लिखा है आइए देख लेते हैं। लिखा है इसमें, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डज नॉट इनेबल अ स्टूडेंट टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम। ये तो थोड़ी है, ये उसे इनेबल करती है। तो हमसे पूछा गया था विच वन इज ट्रू। अच्छा, क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इज नॉट ट्रू तो नहीं लिखा, इज नॉट फॉल्स तो नहीं लिखा। अच्छा, इसका आंसर बी है, ये तो क्लियर हो गया, राइट। तो अब मैं आपको जो 2-4 चीजें बता रहा हूं वो सुन लीजिए। क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स ये बताने के लिए जब भी आएगा, तो वो उसका दूसरा रूप भी आपको दे सकते हैं। दूसरा रूप,
दूसरा रूप आ जाएगा भैया, लिखेंगे विच वन इज नॉट फॉल्स। बहुत सारे बच्चे इसी में फंस जाते हैं, यानी विच वन इज नॉट ट्रू करके वो फॉल्स के बारे में पूछ लेंगे, विच वन इज नॉट ट्रू। तो जो सच नहीं है वो झूठ है भाई, राइट। तो फॉल्स और नॉट ट्रू। क्या ये बात सभी को अच्छी तरह समझ में आई? तो इसका ध्यान रखिएगा। चलता हूं आगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा ये आंसर ही दिया हुआ है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। ठीक है ये आंसर। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है, आर्ट है, बोथ साइंस एंड आर्ट भैया, दोनों है। साइंस हमें थ्योरी बताता है, ठीक बात है कि नहीं, कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। इकोनॉमिक्स भी हमें बताता है कि प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड घटेगा तो भैया डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। एक्सेप्शंस की बात अलग है, और साइंस में भी एक्सेप्शंस होती हैं कुछ चीजों की, बट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये करोगे तो ये होगा। आर्ट क्या? प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करना, राइट। जैसे कि मैंने पेंटिंग सीख ली तो मैं भैया पेंटिंग करके दिखा रहा हूं, और यहां पर अगर मैं बात करूंगा ना तो ये पेंटिंग की बात ही है, यहां पर पेंटिंग ही हो रही है, समझ लो। इकोनॉमिक्स में भी पेंटिंग वाला काम ही है, यानी आप वो चीज करके दिखा रहे हो। सिंगिंग सीखी तो भैया सिंगिंग करके दिखा रहे हो, इकोनॉमिक्स को अप्लाई करके दिखा रहे हो भैया, यहां पर एप्लीकेशन है। तो यानी साइंस में थ्योरी वगैरह होती है, और सारे के सारे हम टेस्ट्स वगैरह करते हैं कि हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये होगा तो वो होगा, ये होता वो होगा। और आर्ट्स के अंदर हम अपना स्किल को अप्लाई करते हैं पूरा। तो ये दोनों है। इकोनॉमिक्स में वो हमें प्रिंसिपल्स भी नजर आएंगे, वो रूल्स भी नजर आएंगे, कैनन्स भी नजर आएंगे, और साथ में उसका एप्लीकेशन भी नजर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आंसर हमारा सी होना चाहिए। तो आंसर इज दिस, व्हाट? बोथ साइंस एंड आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। आगे चलता हूं जी। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस, रैशनल यानी समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति तब तक कोई एक्शन नहीं लेता जब तक कि द एक्शन इज एथिकल, ऐसा तो नहीं है। द एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल कॉस्ट दैट एक्सीड्स मार्जिनल रेवेन्यू, ऐसा थोड़ी होता है। कॉस्ट ज्यादा होगी तब थोड़ी काम करेगा मार्जिनल रेवेन्यू से, उल्टा होगा इसका। द एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल बेनिफिट्स दैट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, यस। यानी प्रॉफिट तो भैया तभी होगा जब बेनिफिट आपके एडिशनल बेनिफिट, मार्जिनल बेनिफिट, कुछ भी काम करने से जो एडिशनल बेनिफिट है, यानी एडिशनल एडवांटेज, एडिशनल प्रॉफिट, अगर वो ज्यादा है आपकी एडिशनल कॉस्ट से, तभी तो एक व्यक्ति उस पर एक्ट करेगा कि हाँ अगर पैसा खर्च करना है तो भाई यहां कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि भाई एडिशनल बेनिफिट ये काम करने से ज्यादा मिल रहा है, लेकिन कॉस्ट हमारी कम जा रही है। इकोनॉमिक्स में हम यही सीखते हैं, ठीक है कि नहीं? जैसे कि आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको क्या लगता है कि भाई एक पेंसिल लोगे तो जी वो 10 रुपए की है, 10 रुपए लगेंगे। अच्छा 2 पेंसिल लेंगे तो 15 रुपए की। अगर सेलर आपसे ये बोले कि 2 पेंसिल ले लो, 15 ले लो, 15 में ले लो, तो आप क्या करोगे? एडिशनल कॉस्ट जा रही है 5 रुपए की, लेकिन एडिशनल बेनिफिट तो पूरी एक पेंसिल का हो रहा है, तो भाई चलो दूसरी भी पेंसिल खरीद लेते हैं, यानी 2 ले लेते हैं। जैसे ये स्कीम्स जो हैं आपको दिखाई देती हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे तो आपको यही स्कीम्स दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, कि एडिशनल बेनिफिट आपका एडिशनल कॉस्ट से अगर ज्यादा होगा तो समझदार व्यक्ति वहीं पर एक्ट करता है। अ रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट, यानी वो तब तक एक्ट नहीं करता जब तक कि, अनलेस यानी जब तक कि द एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल बेनिफिट दैट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट्स। तो मैंने तो खाली एक छोटा सा एग्जांपल बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे। फिर लिखा जी आगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी अगर मैं ये ना करता तो भाई सेकंड मेरा बेस्ट ये था, यानी ये ना करता तो मेरा सेकंड बेस्ट ये था, तो मैं यही करता। इसका मतलब मैं सबसे बेस्ट वाले के चक्कर में ही तो उसको छोड़ के आया हूं।
एक जगह 10,000 की जॉब एक बंदा कर रहा है, उसको 12,000 की मिलेगी तो वो चला जाएगा। 12,000 की जॉब पाने के लिए 10,000 की जॉब को छोड़ना पड़ा। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि उसको एक अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ी तब जाके उसे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आइए पढ़ लेते हैं इसको। अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसा तो नहीं है, ये आंसर तो नहीं होना चाहिए जी। आगे चलते हैं। द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट बिफोर वी मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू इन द फ्यूचर। नो, ऐसा भी नहीं है। दैट विच वी फोरगो और गिव अप व्हेन वी मेक अ चॉइस और डिसीजन, ये है आंसर। एक चीज को पाने के लिए जब दूसरी चीज को छोड़ना पड़े, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली, उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपने एग्जिस्टिंग हाथ में जो थी वो छोड़ दिया, वही आपकी कॉस्ट है, नई अपॉर्चुनिटी को पाने की कॉस्ट। तो आंसर तो सी है, फिर भी पढ़ लेते हैं। द एडिशनल बेनिफिट ऑफ बाइंग एन एडिशनल, नहीं, ये नहीं है। तो आंसर सी हो गया जी। आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट विच वी फोरगो, यानी छोड़ देते हैं, और गिव अप व्हेन वी मेक अ चॉइस और अ डिसीजन। आगे चलते हैं जी। द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ मार्केट सिस्टम इज, रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या चीज है? मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है भैया, कंपटीशन ही जो है उसे रेगुलेट करता है, यही उसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। और कंपटीशन के कारण ही लोग सामान ज्यादा बेचते हैं, कम बेचते हैं, ठीक है कि नहीं? प्राइस को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं, कम करते हैं। तो ये मार्केट सिस्टम को चलाने वाला ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म यही है, कंपटीशन। तो आंसर हो गया सी। ये तो डायरेक्ट ही था, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी तेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट फॉलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? भैया यूएस, यूके और जर्मनी, ये तो बड़े तीन तगड़े एग्जाम्पल हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जितनी जल्दी बन जाती है, वो कंट्री उतनी ही तरक्की करना शुरू कर देती है। और जैसे अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के, चाइना के अंदर सोशलिज्म भी था, लेकिन भैया खाली सोशलिज्म नहीं था, उन्होंने बिजनेस को बढ़ा चढ़ा के उसको जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया। समझे मेरी बात के नहीं? तो वो उन्होंने एक नया ही मिक्स बना दिया। लेकिन इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, इन तीनों में अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं है, हमारा तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी यहां पर गवर्नमेंट का भी है कंट्रोल कुछ चीजों पर, गिनी चुनी चीजों पर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता, और कुछ चीजें ऐसी है जहां पर, मतलब ज्यादातर चीजें ऐसी है जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, न कि कैपिटलिस्ट। मैं तो कहता हूं थोड़ा सा कैपिटलिस्ट की तरफ चलो, थोड़ा सा कैपिटलिस्ट की तरफ चलो तो जबरदस्त तरक्की होगी। थोड़ा सा तो झुकाव और कर लो। समझे मेरी बात के नहीं? अभी बहुत झुकाव जो है वो कैपिटलिस्ट की तरफ कम है। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कम है, लेकिन और बढ़ना चाहिए। बढ़ जाएगा तो उतनी जल्दी तरक्की हो जाएगी। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके अपना मेंटेन करते रहो। तो इंडिया जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉलो नहीं करती। आगे चलते हैं। द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इक्वल्स टू हिज। मैं हर बार इसी चीज को बताता कि मार्जिनल यूटिलिटी को देखो जी, एडिशनल बेनिफिट को देखो। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल कंज्यूम्ड प्रोडक्ट। तो एडिशनल कंज्यूम्ड प्रोडक्ट को जब मैं कंज्यूम करता हूं तो मुझे एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिलती है। थोड़ी देर पहले मैंने एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल कॉस्ट की बात बताई थी। तो विलिंग टू पे का मतलब एडिशनल कॉस्ट ही है। और जब मैं एडिशनल कॉस्ट कुछ पे करता हूं तो मैं चाहूंगा कि भैया मुझे क्या मिले, मुझे उससे जो एडिशनल यूटिलिटी मिले वो कम से कम उसके बराबर तो हो। बराबर होगी तो भैया मैं उसको लेने के लिए कई बार तैयार होता हूं, हर बार। लेकिन अगर उससे यूटिलिटी कम होगी तो फिर मेरी परचेज करने की इच्छा भी कम होती चली जाएगी। हालांकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा चीजें कंज्यूम करते जाते हो वैसे वैसे यूटिलिटी लगातार घटती जाती है एडिशनल यूनिट की। तो इसका आंसर तो बी हो गया।
ठीक है ना। अब चलते हैं जी आगे। लो अगला क्वेश्चन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का आ गया। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट एज एन, देख लेते हैं क्या आंसर है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिमिनिशेस ओवर टाइम। टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। लास्ट यूनिट ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड विल कंट्रीब्यूट द मोस्ट, मोस्ट तो हो ही नहीं सकता, कम करता है वो। उसके बाद द फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम्ड विल कंट्रीब्यूट मोस्ट, खाली इससे काम नहीं चलेगा कि पहली वाली सबसे ज्यादा करेगी। मेन डिमिनिशिंग का मतलब यह है कि जो एडिशनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी है दैट डिमिनिशेस ओवर टाइम। तो जो सही आंसर है हमारा वो कौन सा है जी, वो है ये आंसर ए। आंसर इज ए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी क्या लिखा है। लिखा है अगला, लो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ गया। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट कि जैसे जैसे हम एक और एक और एक और कंज्यूम करते जाते हैं, ठीक है कि नहीं, जैसे जैसे हम एक से बढ़कर एक उसके बाद कंज्यूम करते जाते हैं कमोडिटी, एक साथ की बात हो रही है, लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। ऐसा नहीं एक आज की, एक कल की, एक परसों की, उसकी बात नहीं होती, ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो जैसे जैसे हम एक बार जो है कंज्यूम करते चले जाते हैं उस चीज की क्या होती रहती है, उसकी एडिशनल जो है यूटिलिटी घटती चली जाती है, यही है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिमिनिशेस ओवर टाइम, नहीं टाइम से नहीं घटती। ऐसा नहीं है कि भाई आज उसके बाद एक साल बाद, ये आज 2 महीने बाद या 2 दिन बाद, ऐसा नहीं होता। टाइम से लेना देना नहीं होता, वो तो लगातार कंज्यूम कर रहे होते। तो बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट डाल दिया इन्होंने, और लगेगा यही कि आंसर यही है, बट ये आंसर है नहीं। टोटल यूटिलिटी नेगेटिव होती नहीं है इसमें। लास्ट यूनिट ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड विल कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, गलत, वो तो सबसे लीस्ट करती है, सबसे लास्ट वाली जो हमने की है। फर्स्ट यूनिट ऑफ अ गुड विल कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यस दिस इज द आंसर, कि पहली यूनिट से सबसे ज्यादा मिलता है जी, पक्की बात है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो यहां पर बड़ा कमाल का प्ले किया इन्होंने ओवर टाइम लिख के, और बाकी सारी बात ठीक थी, इसीलिए ज्यादातर लोग आंसर इसका ए ही करेंगे, लेकिन आंसर है इसका डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड विल कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अच्छा जी आगे लिखा है द बायर्स इन द मार्केट इंक्लूड, बायर्स सारी बायर है भाई, कंज्यूमर भी, बिजनेस भी, गवर्नमेंट भी, सारी बायर है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, ये है इसका आंसर जी, आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं। फिर लिखा है द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। लो मेरे पड़ोसी ने लिया तो भैया हम भी लेंगे, हम भी उसी गाड़ी में सवार हो जाएंगे, उसी बैंड वैगन में सवार हो जाएंगे, राइट। ये बैंड वैगन इफेक्ट होता है। अच्छा सब ले रहे हैं तो अच्छा ही होगा, चलो हम भी ले लेते हैं। तो इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग, सारे ये कंज्यूम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा जी, इसे बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। आंसर हो गया बी, दिस इज बैंड वैगन इफेक्ट। फिर लिखा है आगे जी अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ गुड डैश कंज्यूमर सरप्लस। अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड, किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ जाए तो भाई हमारे पास और सामान लेने के लिए तो पैसे घट गए, कंज्यूमर का सरप्लस कहां बचा। तो जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस घट जाता है, और प्राइस जब घट जाता है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब यही है कि जब प्राइस घट गया तो भैया मेरे पास बाकी और गुड्स लेने के लिए ज्यादा पैसा बच गया, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो मेरे पास जो एडिशनल अमाउंट था सामान खरीदने के लिए वो घट गया। इसीलिए आंसर क्या है जी, ए, कंज्यूमर सरप्लस घट जाता है उससे। आगे चलते हैं जी, आंसर इज ए। उसके बाद फिर लिखा जी ऑल डिजायर्स, टेस्ट्स एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड डैश इन इकोनॉमिक्स। हम इसे कहते हैं जी लोगों का टेस्ट है, डिजायर है, मोटिव है,
ये सब उसकी वांट्स है, लेकिन क्या वो उसके लिए मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो विलिंग टू पे है, तब जाके डिमांड बनती है। लेकिन जब तक सिर्फ टेस्ट वगैरह की बात करेंगे, मोटिव उसका जो है, जो क्या लेना चाहता है, ये सब क्या है उसकी वांट्स है, ये सब क्या है उसकी वांट्स है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि ये वांट है, आंसर इज वांट्स। और मैंने तो अपनी क्लास के अंदर आपको सबसे पहले ही जो है सारा का सारा जो कार वाला एग्जाम्पल दिया था वो इसी पर बेस्ड था। अब करते हैं अगला, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, आओ मिलाएं। 2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब 2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे एक दूसरे के बिल्कुल सब्स्टिट्यूट, तो क्या होगा? 2 परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड होंगी अगर, तो क्या होगा? और इनडिफरेंस कर्व हमेशा क्या बताती है जी? इनडिफरेंस कर्व हमेशा क्या बताती है? क्या होती है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हायर आईसी गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल ठीक बात है जी। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की बात होती है ना कि, तो सबसे पहले शुरू करते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के, तो भाई लीनियर होगी इंडिफरेंस कर्व, लीनियर। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये एल शेप बन जाएगी। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होती है। हायर इंडिफरेंस कर्व जब ऐसी रहती है तो 2 गुड्स के बीच में बात हो रही होती है कि एक गुड्स को बढ़ाओ तो दूसरा कम कर दो। और ये सब क्या? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अगर मुझे कोई कहे भी आपको दोनों गुड ज्यादा मिल रही है तो मैं ये लूंगा, या दोनों गुड कम मिल रही है लूंगा, ज्यादा वाली लूंगा। यही मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होती है। यानी पहले का 1, दूसरे का हो गया जी 3, तीसरे का हो गया 4 और फिर 2। 1 3 4 2 कहां लिखा है? 1 3 4 2 कोड ढूंढ लो, ये रहा। तो आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी। ठीक है, तो कभी भी पहले ना ये कोड्स मत देखना, दिक्कत होगी हमेशा। पहले हमेशा इसको बनाओ और फिर आंसर निकालो इसका। तो आंसर क्या है? ये देखो सी। कॉप डगलस फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन है। उसमें क्या होता है कि भैया लेबर लगी, अगर मान लीजिए पैसे लगाए तो जितना लेबर में लगा दिया 100% में से बचा हुआ ही आप कैपिटल में लगा पाते हो। ऐसे ही होता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो शेयर ऑफ लेबर कितना हो गया? शेयर ऑफ लेबर ही हो गया ए, स्मॉल ए। ये है शेयर ऑफ लेबर। और ये क्या है? ये शेयर ऑफ कैपिटल। ये क्या है? टेक्नोलॉजी, जो कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो आंसर है इसका ए। ये सब बताया था मैंने क्लास में। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा से मैचिंग की बात आ गई। टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है। और गोल्ड एंड डायमंड वेबलन गुड्स है जी। जितने पैसे ज्यादा होंगे उतना ही लोग ज्यादा खरीदते हैं इनको। रागी बाजरा गिफन गुड है। तो इसका मतलब ए के साथ क्या हो गया? 2, बी के साथ हो गया जी 4, सी के साथ हो गया 1 और ये 3। 2 4 1 3 कहां लिखा है देख लो, ये रहा जी 2 4 1 3। यानी आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। अब लिखा है रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर तो वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। रिटर्न टू फैक्टर वेरिएबल प्रोपोर्शन। रिटर्न टू स्केल जिसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट चेंज हो जाए। रिटर्न टू वेरिएबल में खाली वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट टर्म में चेंज होता है, बाकी फैक्टर फिक्स्ड रहते हैं दूसरे। इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ टोटल आउटपुट चेंजेस इन। टोटल आउटपुट कैसे चेंज होता है? ऑल द इनपुट साइमल्टेनियसली। क्या फैक्टर्स इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों चेंज होते हैं? आंसर इज नो। वेरियस इनपुट्स सेपरेटली? नहीं, एक साथ भी नहीं, सेपरेटली भी नहीं। दोनों में अंतर क्या है बी और सी में? ये कह रहे हैं सारे इनपुट यानी फिक्स्ड और वेरिएबल सब चेंज होते हैं, लेकिन सेपरेटली। कभी फिक्स चेंज होता है तो कभी वेरिएबल। ऐसा नहीं होता।
इसमें वेरिएबल ही चेंज होता है भाई, बाकी फिक्स रहते हैं। ऑल इनपुट्स साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं। अरे भाई फिक्स तो रहते हैं, कुछ सारे तो चेंज हो ही नहीं सकते। तो देयर इज चेंज इन वन फैक्टर ओनली, ठीक है कि नहीं? यानी आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया ए। आगे चलता हूं, वन फैक्टर ओनली। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नॉट यू शेप्ड? तो भाई AFC ऐसे होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यही यू शेप नहीं है, बाकी तो सारी यू शेप्ड है, बाकी सारी यू शेप्ड है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ाते रहते हैं वो घटती चली जाती है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं कॉस्ट घटती चली जाती है। पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टोटल एफसी क्योंकि रिमेन दैट रिमेन्स द सेम, मालूम है ना? टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TVC, और शॉर्ट रन में ये तो सेम रहती है, चाहे आप एक भी यूनिट मत बनाओ, चाहे एक बनाओ, चाहे 1000 बनाओ। तो जब ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम है, तो घटती चली जाएगी पर यूनिट, यानी AFC घटती चली जाती है, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो ये जो हमने लिखा भैया, अगला क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से ही, इसी इक्वेशन से सॉल्व हो गया। कह रहा जी टोटल कॉस्ट इज 2000 प्लस दिस माइनस दिस। क्वांटिटी से जो भी चीज जुड़ गई ये सब वेरिएबल हो गई, जो फिक्स्ड है इसके साथ कोई क्वांटिटी जुड़ी नहीं हुई, यानी ये फिक्स्ड है। अब चाहे क्वांटिटी आप यहां पर 2000 बनाओ, चाहे 20,000 बनाओ, चाहे 50,000 बनाओ, TFC विल रिमेन द सेम, ये 2000 सेम रहेगा, यानी आंसर है ए। आगे चलते हैं जी। आंसर आ गया इसका ए। नेक्स्ट, अब लिखा है किंग डिमांड कर्व किस में होती थी? प्राइस रिजिडिटी को शो करती है, सारी एक्सप्लेन की थी चीजें मैंने आपको। लोग यहां पर प्राइस बढ़ाते ही नहीं है, उन्हें लगता कि अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो बाकी लोग फॉलो नहीं करेंगे, फिर इनकी डिमांड घट जाएगी। और अगर ये फॉलो करेंगे, नीचे प्राइस घटाएंगे तो सारे घटा देंगे, तो ऐसे ही फायदा चला जाएगा। तो इसीलिए प्राइस रिजिडिटी होती है, प्राइस रिजिडिटी होती है, और उसी क्वांटिटी पे अटके रहते हैं, उसी क्वांटिटी पे अटके रहते हैं, ना तो क्वांटिटी बढ़ाते हैं ना प्राइस बढ़ाते हैं, यानी प्राइस की भी रिजिडिटी हो जाती है, क्वांटिटी की भी। तो आंसर क्या हो गया? 1 और 2। आंसर इज ए, आंसर इज ए। आगे चलते हैं। When total revenue is increasing, टोटल रेवेन्यू जब बढ़ रहा होता है, सेल ज्यादा हो रही होती है, तो मार्जिनल रेवेन्यू में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू हर एडिशनल यूनिट पर भी तो बढ़ेगा। TR जब तक बढ़ता रहेगा MR भी बढ़ता ही रहेगा, तो MR इज ऑल्सो पॉजिटिव। सॉरी, सी लिखना था, बी लिख दिया। आंसर इज सी, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब लिखा जी वैल्यू इन एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? कि मैंने अगर किसी से पेन लिया, उसे 100 रुपए दे दिए, तो ये उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, उसका पैसा है, कितने रुपए दिए मैंने उसको, यही एक्सचेंज किया जा रहा है। 10 रुपए का एक मैगी का पैकेट ले आए आप, राइट, वो क्या है? वैल्यू का एक्सचेंज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द टर्म मार्केट इज इनकरेक्ट? मार्केट से जुड़ा हुआ कौन सा गलत काम है जी इसमें? मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर विद द पोटेंशियल टू ट्रेड। यस। अ मार्केट नीड नॉट बी फॉर्मल। हाँ, फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि फॉर्मल हो, इनफॉर्मल भी हो सकती है। अ मार्केट नीड नॉट बी हेल्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। मार्केट मस्ट बी फॉर्मल एंड मस्ट बी हेल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ये गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है फॉर्मल हो या एक पर्टिकुलर प्लेस पर भी हो। मार्केट जो है जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेस पर हो, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, और ये इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो पूछा था विच वन इज इनकरेक्ट, तो इसको भी ध्यान रखना, भी करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इज डी। चलिए अगला पॉइंट लेकर आ रहा हूं अब आपके सामने।
If a firm's total revenue is enough to make good even the dash, it is better for firm to shut down. अरे भाई, उसे कहते हैं अपनी अगर आप वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे तो भैया फर्म को बंद कर दो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही देखो शॉर्ट टर्म में रिकवर नहीं हो पा रही, लेकिन कम से कम टोटल रेवेन्यू में तुम अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो निकालो. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी डी जो है वो इसका आंसर है, क्योंकि शॉर्ट रन में कभी भी आपकी फिक्स कॉस्ट तो कवर हो नहीं सकती. तो कम से कम जितना पैसा लगा रहे हो वेरिएबल का वो तो कवर करो. जब तक वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहेगी काम चलता रहेगा, फर्म बंद नहीं होगी. अगर वो भी नहीं होगी तो फर्म बंद कर दो. The study of demand and supply model is useful in explaining. Demand and supply को the study of demand and supply model is useful in explaining कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है. कंज्यूमर क्या करेगा भाई, सप्लाई और डिमांड कैसी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्या करेगा, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं जी. द स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मॉडल इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग. मार्केट में डिमांड सप्लाई का क्या खेल चल रहा है वो क्या बताता है. पूरी मार्केट में ही ऐसा होता है. मार्केट के अंदर बायर और सेलर होते हैं और बायर और सेलर की तरफ से डिमांड आती है, सप्लाई आती है. ये सारा मैकेनिज्म मार्केट का ही तो है. मार्केट कैसे काम करती है वही डिमांड और सप्लाई मॉडल हमें बताता है. तो डिमांड सप्लाई ये सब चीजें कहां पर नजर आती हैं आपको, ये मार्केट में ही नजर आती हैं. बायर सेलर सब है ना. तो दैट इज वाई द आंसर शुड बी बी. आंसर आ गया जी बी. अ मोनोपोलाइज्ड मार्केट इज इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम व्हेन. मोनोपोलाइज्ड मार्केट का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मोनोपोली होती है. तो मोनोपोली के अंदर क्या होता है जी, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय मोनोपोलिस्ट. मोनोपोलिस्ट ऐसा तो कभी करता ही नहीं. प्रोडक्शन टेक्स प्लेस वेयर प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन एमसी एंड लॉन्ग रन एसी. प्रोडक्शन टेक्स प्लेस वेयर लॉन्ग रन एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड प्राइस इज नॉट बिलो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. नॉट बिलो का मतलब कि एवरेज कॉस्ट कर्व से नीचे नहीं होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट कर्व से ऊपर होना चाहिए प्राइस. तो भाई ऐसा है, हमें ये मालूम है कि मोनोपोलिस्ट इसी तरीके से काम करता है, पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, और वो यही चाहता है कि भैया मेरा लॉन्ग रन में भी जबरदस्त प्रॉफिट होता रहे. तो जब एमसी और एमआर इक्वल भी होंगे और साथ में जो उसका प्राइस है लॉन्ग रन में वो एवरेज कॉस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर हो या ऊपर हो. वो चाहेगा यही कि मेरा ऊपर हो. वो अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहेगा, ठीक है कि नहीं. लेकिन लॉन्ग रन में हमें ये दो बातें ध्यान रखनी होती है, एक और दो. तो इसका मतलब आंसर हो गया सी. इफ अ फर्म सेल्स इट्स आउटपुट ऑन अ मार्केट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स, तो ये ओलिगोपोली है. सेलर कम हो और लिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी हो, इसे ओलिगोपोली बोलते हैं, जहां पर फ्यू सेलर्स हैं. ये ओलिगोपोलिस्ट है. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी जिसमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है. हैमबर्गर में क्या किया जा सकता है, डिफरेंशिएट. द आंसर इज यस. शर्ट भी डिफरेंशिएट हो सकती है जी. ऑटोमोबाइल में भी डिफरेंशिएशन हो सकता है. तो आंसर इज डी. अब इसके बाद आ गया, आंसर हो गया डी. इसका आगे चलते हैं. अब डिक्रीज इन इनपुट डिमांड. इनपुट डिमांड यानी जैसे पेन बनाने के लिए प्लास्टिक की डिमांड मैंने कम कर दी. डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, हमने इनपुट डिमांड कम कर दी है. तो भैया अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, इनपुट के प्राइस घट जाएंगे. किसी भी चीज की डिमांड घटा दो तो उसके प्राइस घट जाते हैं, राइट, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है. तो आंसर हो गया इसका सी. उसके बाद डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स डैश इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, ये डिफर करते हैं. डिफरेंट बिजनेस साइकिल होंगे. बिजनेस साइकिल जब डिफर होंगे तो भैया उनकी ड्यूरेशन भी डिफरेंट होती है, उनकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है, सब डिफरेंट होता है उसमें.
बिजनेस साइकिल आपको सबको पता ही होंगे क्या होता है, पीक, रिसेशन, ट्रफ एंड देन रिकवरी। पीक, रिसेशन, ट्रफ एंड रिकवरी। ये रिसेशन है और ये है रिकवरी। ये रिसेशन, ये रिकवरी। पीक, रिसेशन, ट्रफ एंड रिकवरी। तो डिफरेंट इनके साइकिल, इनकी स्पीड, इनके सब अलग अलग होते हैं, डिफर हो सकते हैं। In order to influence spending on the goods and services in the short run, dash is directed at directly influencing interest rate. In order to influence spending on the goods and services in the short run, शॉर्ट रन के अंदर उनको इंपैक्ट करने के लिए डैश इज डायरेक्टेड। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, ये सारा का सारा काम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसे, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सब बताया हुआ है। इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस, अच्छा ये तो हो ही गया, मॉनेटरी पॉलिसी आंसर आ गया। डैश इज कंसर्न्ड विद वेलफेयर प्रोपोजिशन। वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब क्या होता है जी, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सबको ये चीज मिलनी चाहिए, ऐसा करो। तो जब भी ऐसी कभी कहानी आती है तो इसका मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसमें वेलफेयर की बात की जा रही है सबके, राइट, ऐसा करिए सभी के बेनिफिट के लिए। बेनिफिट की बात होती है मेनली तो उसमें, ठीक है ना, बेनिफिट की बात होती है इसके अंदर। वेलफेयर प्रोपोजिशन, सभी का वेलफेयर। द ग्रेटर द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम्स, डैश द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल आउटपुट। ग्रेटर नेशनल आउटपुट में भी उतना ही डिफरेंशिएशन होगा भैया, जिसकी मनी इनकम जहां ज्यादा होगी उस तरफ ज्यादा झुकाव होगा, वैसी चीजें ज्यादा बनाई जाएंगी। जहां मनी इनकम जिनकी कम होगी वो चीजें कम बनाई जाएंगी। तो उतना ही डिफरेंशिएशन इसमें हमें नजर आता है। आंसर इज ए। अ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक, वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिटवीन टू बंडल्स एंड द कंज्यूमर प्रेफर्स बंडल विच हैज बोथ ऑफ द मोर गुड्स। वही पढ़ा था, मोर ऑफ बोथ गुड्स कहीं लिखा है, या कम से कम एक का तो ज्यादा और दूसरी का घटे नहीं। यही होती है ना मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, अभी तो बताया था। या तो दोनों की ज्यादा मिले, या कम से कम एक की ज्यादा मिले और दूसरे की घटनी नहीं चाहिए, तभी तो फायदा होगा। तो कहीं लिखा ही है, आइए देखें, मोर ऑफ वन गुड, नो, या तो मोर ऑफ टू गुड होता, एटलीस्ट वन ऑफ द गुड, लेस, लेस नहीं, मोर चाहिए हमें। मोर ऑफ एटलीस्ट वन एंड लेस ऑफ अनदर गुड, ऐसा भी नहीं चाहिए, एक ज्यादा हो गई दूसरी कम हो गई, फायदा क्या हुआ। मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड, ये ठीक है भाई, या तो दोनों बढ़े या उनमें से एक बढ़े और एक कम से कम उतनी रहे, तभी फायदा है। लॉजिक है, सिंपल सी बात है। आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हाँ जी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के हमारे मार्शल, हिक्स, स्लेट और स्लट्सकी और कीन्स, ये तो सारा मैक्रो का है। मेन तो दो थे ये, अल्फ्रेड मार्शल, जे आर हिक्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में जिसकी कहानी है वो जे आर हिक्स है, वो है जे आर हिक्स, जे आर हिक्स, ठीक है जी, एमआरएस। चलिए अब क्या लिखा है, एसर्शन, ये पॉजिटिवली बोल रहा है ना। आइसो कॉस्ट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। रीजन क्या है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स इज कांस्टेंट। आइसो कॉस्ट लाइन स्ट्रेट कब हो सकती है, वो कह रहे जी स्ट्रेट तब होगी, उसका रीजन ये, अब या तो ये असर्शन रॉन्ग है या रीजन रॉन्ग है, या असर्शन ठीक है या रीजन ठीक है,
या दोनों ठीक है, इनमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। असर्शन का मतलब होता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट उन्होंने कही, और अब वो कह रहे जी बताओ ये जो हम बात बोल रहे हैं क्या उसका रीजन नीचे दिया गया जो है वो सही है। तो लाइन लिख दी कि आइसो कॉस्ट लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, हाँ हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, जब दोनों का रेट ऑफ एक्सचेंज ये कांस्टेंट हो तभी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो ये तो दोनों ही ट्रू है, कहां लिखे जी, दोनों ट्रू का मतलब ये ट्रू है और ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कहां पर है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये रहा जी बी, ये रहा हमारा आंसर सीधा, एक्सप्लेनेशन भी उसकी करेक्ट है ये। अब लिखा है एन, अच्छा ये तो आंसर ही है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Consider the following statement about the relationship between cost and production. AP rises, average product बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब ABC गिरेगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये उसके बिल्कुल उल्टे होते हैं, राइट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये क्या सिचुएशन है, एपी और एवीसी, ठीक है। ये जब टॉप पे है तो ये सबसे ये नीचे होता है, ये दो अलग अलग ग्राफ हैं, ये दोनों अलग अलग ग्राफ्स हैं। एपी का ग्राफ मैंने ऊपर बना दिया, ये एपी का ग्राफ है और ये एवीसी का। तो जब एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होती है तो भाई एवरेज प्रोडक्ट कम होता है, जब एवरेज कॉस्ट घटती है तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता चला जाता है, और एवरेज कॉस्ट जब फिर बढ़ना शुरू करती है तो एवरेज प्रोडक्ट घटना शुरू कर देता है। तो एपी राइजेस एवीसी फॉल्स, एपी राइज कर रहा है एवीसी फॉल कर रही है, ठीक है जी ये बात। व्हेन एपी रीचेज इट्स मैक्सिमम एवीसी इज मिनिमम, यस ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है। When AP falls, AVC rises. When AP falls, AVC rises. ये तो सारी बातें ठीक है, तो तीनों ही ठीक है। लो जी 1 2 3 तीनों ही ठीक हो गए, आंसर सी हो गया, आंसर सी हो गया। अच्छा जी, an industry comprised of a very large number of sellers, standardized product, perfect competition है, तो प्योर प्योर कंपटीशन है, ठीक है ना, प्योर कंपटीशन यही होता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, प्योर कंपटीशन, परफेक्ट से निकलता है ये भी, है ना। तो आंसर डी, द मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव सेलर्स डिमांड कर्व विल बी मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक कब होगी, यानी प्राइस घटते ही, प्राइस घटते ही, जरा सा प्राइस घटाते ही डिमांड एकदम ज्यादा बढ़ जाएगी। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव सेलर की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कंपटीशन ज्यादा है या ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मोर सिग्निफिकेंट द बैरियर्स टू एंट्री इन द इंडस्ट्री, स्मॉलर द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो ये हमारी कहानी तब होती है जब सेलर्स, जब हमारे पास कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा हो, जब कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा होते हैं तभी क्या होता है, जरा सा प्राइस घटाने पर हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर को छोड़ के, और हमने जरा सा प्राइस बढ़ा दिया, मोर इलास्टिक की यही तो होती है ना, इसी तरह की लाइन होती है। मोर इलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि भाई अगर मैंने जरा सा प्राइस बढ़ा दिया लोग मेरे को छोड़ के भाग जाएंगे दूसरी तरफ, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसा है। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर, एक्सेस कैपेसिटी है ही नहीं वहां पर, बनाने के लिए और कुछ है ही नहीं हमारे पास, इतना ही है मैक्सिमम। एक्सेस कैपेसिटी जब मेरे पास जितनी होगी मोनोपोली में मैं तो यूज कर लूंगा, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि अकेली ही फर्म है। बाकियों में तो नंबर ऑफ
सप्लायर ज्यादा है, सेलर ज्यादा है, तो वहां कहीं ना कहीं एक्सेस कैपेसिटी बच जाती है। मगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया जी, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर। एक्सेस कैपेसिटी कहां नहीं मिलती है? देखो ऐसा है कि जो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और ओलिगोपोली है, यहां पर तो नंबर ऑफ जितने भी हमारे यहाँ ये बायर्स हैं, ये सब अपने नंबर ऑफ जितने भी सेलर्स हैं, ये अपने प्राइस खुद चुनते हैं। यानी इनके पास हमेशा कहीं ना कहीं एक्सेस कैपेसिटी कमाने की जरूर होती ही होती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो ऐसा होता ही नहीं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उनके पास एक्सेस कैपेसिटी का कोई काम नहीं है, क्योंकि इनका प्राइस ही फिक्स्ड है भाई। आप चाहे ज्यादा बनाओ चाहे कम बनाओ, बट आपके पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है कमाई करने की। तो इसीलिए ये परफेक्ट कंपटीशन है जिसमें आपको ये नजर नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन लेके आता हूं। लिखा है, इफ इंक्रीजिंग एयर फेयर्स इंक्रीजेज रेवेन्यू एंड डिक्रीजेज देम डिक्रीजेज रेवेन्यू। एयर फेयर इंक्रीज हुआ तो रेवेन्यू भी बढ़ गए। जैसे मान लो एक सेलर है, ये जो एयरलाइंस वाले हैं ये अपने प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू, इनके लिए जो रेवेन्यू है वो दूसरे का खर्चा है। यानी अगर मैं इसमें एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से काम करूं तो मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड सबको याद होगा, राइट? यानी प्राइस बढ़ने पर एक्सपेंडिचर पर, टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ता है, हम सीधा वही देखते हैं, राइट? अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस के बढ़ने पर रेवेन्यू हमारे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब सामने वाला खर्चा भी कर रहा है, तब भी खर्चा कर रहा है, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। और डिक्रीजिंग देम, अगर प्राइसेस घट गए तो उस कंपनी के रेवेन्यू भी घट गए, यानी खर्चा भी घट गया। इसका मतलब यह हुआ, खर्चा किसका घट गया? कंज्यूमर का। तो क्वेश्चन में जो देने का तरीका है उन्होंने बनाया है एक सप्लायर के नजरिए से, लेकिन मैंने एक का रेवेन्यू दूसरे का खर्चा ये मान लिया और उस हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर अप्लाई कर दिया। तो टोटल एक्सपेंडिचर में हमने सीखा क्या है? जहां पर हमें डायरेक्ट रिलेशन नजर आ जाए, डायरेक्ट रिलेशन, जैसे कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है, दूसरे के घटने से दूसरी चीज घट रही है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। यहां पर लेस देन 1 होता है, तो ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1, यानी हमें यहां सीधा आंसर अपना मिल गया। और आंसर है मेरे दोस्तों इसका बी। इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने आपको चीज समझाई है, समझ लीजिएगा कि कंपनी का रेवेन्यू उस कंज्यूमर का तो खर्चा है ना, और ये अपना एयर फेयर रेज कर रहे हैं, यानी प्राइस रेज कर रहे हैं, तो प्राइस तो कस्टमर के लिए ही है। तो डायरेक्ट रिलेशन यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर इसके लिए दूसरी बात बताई थी, समझाया हुआ सारा अपनी क्लासेस में मैंने, कि अगर इनमें इनवर्स रिलेशन हो तो वो मोर देन 1 होता है, और अगर प्राइस के बढ़ने घटने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई असर ना पड़े तो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है कि नहीं? तो हमने सारी की सारी चीजें ऑलरेडी सीखी हुई हैं। अब मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 की सारी कहानी हमारी यहां पर कंप्लीट हो गई। आगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है, अ नेसेसिटी इज डिफाइंड एज अ गुड हैविंग। नेसेसिटी का मतलब क्या भाई? तुम प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, ये तो लेनी ही पड़ेगी, ये तो चीज लेनी पड़ेगी। ये प्राइस से जुड़ी बात है, लेकिन इनकम से भी इसे जोड़ा जा सकता है। तो अब देखते क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास इसी नेसेसिटी गुड्स से किस चीज को जोड़कर सवाल पूछा गया है। हमने ध्यान दिया कि ये इनकम इलास्टिसिटी ही पूछी गई है हर जगह। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये इनकम इलास्टिसिटी पूछी गई है तो भाई बहुत ही बढ़िया है। अब इनकम के हिसाब से सोच लेंगे। अब सोचो, जिस व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए तो नेसेसिटी जो चीज है, जैसे मान लो फूड, तो क्या 2 गुना खाना शुरू कर देता है? क्या 4 गुना खाना शुरू कर देता है? अच्छा खा लेगा, ठीक है, लेकिन वो जो नेसेसिटी है उनके ऊपर नहीं जाता, बराबर खर्चा कर लेगा उसके। तो
या तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मान लो पहले ही अच्छा खाना खा रहे हैं भाई, इनकम बढ़ गई तो वो खाने पर थोड़ी लगाएगा, तो यानी या तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा या फिर अगर पड़ा तो बराबर, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी एन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन या तो जीरो रहेगी, जीरो और 1 के बीच में रहेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे सामने आंसर इसका सी। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है मोनोपोलीज आर एलोकेटिवली इनएफिशिएंट। एलोकेशन जब करनी होती है तो उसमें इनएफिशिएंसी इनकी आती है, उसका कारण क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, मोनोपोलीज का लिखा है दे रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट टू कीप द प्राइस हायर देन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखो ऐसा है, परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस कम ही रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं? हर एक के पास वही सामान है। लेकिन मोनोपोली जब मेरी है तो मैं चाहूंगा क्या, दिमाग में एक ही चीज आएगी, भाई मेरी मोनोपोली है और किसी के पास मिल नहीं रहा, प्राइस यूजुअल जितने रखे जाने चाहिए उससे हायर रखो और कहीं तो मिलेगा नहीं भाई। इस कारण से वो इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं और अब नॉर्मल लॉस भी देखने को मिलते हैं, राइट? तो ये आंसर सही है, ये आंसर ठीक है। लेकिन और भी चेक कर लेते हैं क्योंकि नीचे करेक्ट, बोथ करेक्ट भी लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। दे चार्ज प्राइस हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। यस, वो बराबर नहीं करते, चलिए MR इक्वल टू MC करके यहीं पर कर रहा, वो कहेंगे भाई लो भाई ऊपर लो और प्राइस लो। यानी ये दोनों ही बातें ठीक है, इसीलिए एलोकेटिवली इनएफिशिएंट बन जाती हैं वो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या बन गया? इसका आंसर बन गया है सी और इसके अंदर आंसर आ गया बोथ A and B आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लॉन्ग रन सम फर्म्स विल एग्जिट द मार्केट इफ द प्राइस ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल इज लेस देन। लॉन्ग रन में भाई मेरी तो एवरेज कॉस्ट कवर होनी चाहिए। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कवर बनाई जाती है ना, तो हम चाहते क्या है कि इससे ऊपर रहे। अगर ऊपर रहेगा तो हम इससे आएंगे, इस पर ये काम करेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन की बात हो रही है। शॉर्ट रन की बात होती तो मैं एवरेज, मैं खाली वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लेता कि वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। लेकिन लॉन्ग रन में तो भैया मुझे मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट अगर कवर नहीं हुई तो नुकसान हो जाएंगे। यानी इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड्स सी। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। चलो ये तो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो, तो जो भी लाइन है वो कहां आनी चाहिए? ये जो कॉस्ट लाइन है वो कहां आनी चाहिए? आइसोकॉन्ट के टेंजेंट पे होगा। कोई भी चीज टेंजेंट होती है तभी क्या कहलाती है? टेंजेंट होती है तभी तो इक्विलिब्रियम कहलाती है, राइट? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जिन लोगों ने आइसोकॉन्ट ढंग से पढ़ा है उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट। ये मैंने आपको केस भी सारे समझाए थे, जिसके अंदर मैंने बताया कोई आप पहाड़ों पर जाते हो मान लो, तो वहां पर चीजें महंगी मिलती है। क्यों मिलती है भैया? खर्चा भी है, लेकिन आप कहते हो जी यहां पर वो चीज तो अवेलेबल है ही नहीं और कहीं अवेलेबल है नहीं, तो इस मार्केट में आप ज्यादा प्राइस ले लो। उसी तरह से आप देखते हो कि भाई मान लो एक ऐसे बहुत अमीर लोकेलिटी है और एक थोड़ी सी लोकल, थोड़ी सी मिडिल क्लास, बिलो लो मिडिल क्लास, तो ऐसे केस में आप अपनी चीज का डिफरेंट प्राइस ले सकते हो। डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस ले सकते हो क्योंकि इलास्टिसिटी जो है ना उनकी डिफरेंट है। यानी जो अमीर व्यक्ति है उसको प्राइस के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर आप प्राइस घटाओगे नहीं। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है वहां पर प्राइस घटने से बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे लोअर मिडिल क्लास में आपने प्राइस घटाया एकदम डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट थी डिफरेंट मार्केट में, इसीलिए आप एक्स्ट्रा पैसा कमा पाए। वहीं पर मोनोपोलीज क्या करती हैं? प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर पाती हैं। लेकिन वहां पर एक शर्त बताई गई थी कि उन दोनों में कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पता चले आपको पता लग जाए अच्छा ये तो सस्ता माल यहां से मिल रहा है, चलो वहां से ले आते हैं, इतना करीबी नहीं होना चाहिए वो। सो दे शुड बी डिफरेंट। ठीक है जी, आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। अच्छा, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब यह है कि जिसको भैया सीधा, पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिवली आप देख सको, कंपेयर कर सको, अच्छा ऐसा है कि नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी तो भैया गवर्नमेंट को उधर से टैक्सेस ही बढ़ाने पड़ेंगे। पक्की बात है, अगर गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाएगी तो भाई टैक्सेस भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे।
या फिर गवर्नमेंट को आरबीआई से लोन लेना पड़ेगा भाई, तब जाके गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। यानी ये बात तय है जिसे आप एक तरह से टेस्ट कर सकते हो। तो अब इसी को पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, आइए इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, नहीं ऐसा नहीं होता। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट का डिसीजन नहीं हो रहा यहाँ। दो चीजें हैं, दोनों में आप वो लिंक ढूंढेंगे। फेयर प्राइस ऑफ फूड, नहीं ये भी चीज नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से ऐसा होता है, ये टेस्टिंग करनी है हमने। डिटरमिन हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी ग्रांटेड, ये वाला, ये तो बिल्कुल दोनों की एक जैसी बात हो गई, तो ये भी नहीं आएगा। एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड, हाँ ये आया ना कि प्राइस ऑफ फूड बढ़ेगा तो बताइए क्वांटिटी पर असर क्या पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इसका आंसर हमारा हो गया ए। एक चीज का दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है, एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज्ड। चलिए आगे लिखा है, एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब करती है, कब बढ़ाती है। एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब बढ़ा पाती है। व्हेन बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, नो, ये तो एफिशिएंसी की, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। द हाईली स्किलफुल रिसोर्सेज इन द कंट्री आर फुली एम्प्लॉयड, नो ऐसा नहीं होता, सारे रिसोर्सेज की बात हो रही है। ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट, यस ये सी आंसर ठीक है। कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करो और सारे के सारे जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करो, यही तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है। दैट मीन्स आंसर इज सी। आंसर आ गया जी सी। चलिए तो ये है सी। अब चलते हैं आगे। फिर लिखा जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों होता है, प्राइस घटने के कारण होता है, सीधी सीधी बात है। कॉन्ट्रैक्शन प्राइस घटने से, सॉरी प्राइस बढ़ने से होता है, प्राइस घटने से एक्सपेंशन होता है। केवल और केवल प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर डिपेंड करता है ये, और बाकी इंक्रीज डिक्रीज अदर देन प्राइस से होता है, राइट। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर कहां छुपा हुआ है। ये होगा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन के कारण। कहां लिखा है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न्ड। ये लीजिए, ये रहा इसका आंसर बी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न्ड, तो ये हो गया बी। बी आंसर है। चलते हैं जी आगे। अब लिखा है, ऑल द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्सेप्ट। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, यस। वो प्राइस टेकर होता है, नो, प्राइस मेकर है भाई वो। यूनिक प्रोडक्ट है, यस। एडवर्टाइजिंग में कुछ करता है, यस, लेकिन वो तो प्राइस मेकर है। तो ये इसको सूट नहीं कर रहा भैया, हटा दो इसे। ये बता दो कि ऑड वन आउट यही है, बी। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेके आता हूं। द अदर नेम ऑफ बजट लाइन। भैया बजट यानी पैसा, प्राइस कितना लगा रहे हो आप, तो बजट तो प्राइस लाइन होती है। प्राइस लाइन भी बोलते हैं बजट को, बजट लाइन को। बी आंसर है इसका, बजट लाइन का बी आंसर आ गया। एक्सप्रेस्ड किसने किए थे व्यूज, इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन एंड, तो एंड के बीच में न्यूट्रल है, ये लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था। लियोनेल रॉबिन्स नाम था जी इनका, लियोनेल रॉबिन्स, ये इन्होंने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। कंज्यूमर सरप्लस बचता तभी है जब एडिशनल कमोडिटी खरीदते हैं और प्राइस घट जाए तो हमारे पास बच जाता है और खरीद लेते हैं, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या आ गया जी इसका, आंसर आ गया डी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। कार्डिनल मेजरेबिलिटी यानी नंबर मेजरेबिलिटी, कार्डिनल यानी कार्डिनल नंबर्स होते हैं, तो नंबर के बेसिस पर कार्डिनल मेजरेबिलिटी of utility means utility can be measured, yes, utility can be ranked, no, it can be measured। cardinal का मतलब ही यही होता है जी, numbers। utility can be measured। आगे चलते हैं। फिर लिखा है, if two goods are totally unrelated, तो उनके बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी होगी नहीं।
जीरो इलास्टिसिटी होगी। जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड है तो उनके बीच में जीरो। आंसर हो गया ए। फिर आगे जी, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है? तो भाई फंक्शन कौन सा नहीं है ये देखना है। एंटरप्रेन्योर क्या क्या करता है? इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, यस। रिसोर्स कोऑर्डिनेशन करता है, यस करता है। रिस्क बियरिंग, यस करता है, बिल्कुल करता है रिस्क बियरिंग। इनोवेशन करना भी उसका ही काम है भैया। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ये नहीं करता, ये तो बैंक का फंक्शन है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इसका फंक्शन थोड़ी है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग तो बैंकों का फंक्शन है जी। बैंक करते हैं, इधर से पैसा बचाया, लोगों की सेविंग्स को मोबिलाइज किया और फिर उसे इन्वेस्ट किया, राइट।